हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। शिव खुश अगर बोलती है परफेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चैनहान ग्रुप अभी एक बड़ी क्राइसिस में है। जियान कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सा क्राइसिस। शिव समझाती है कि चैनहान के कंपनी के सपोर्ट की वजह से उनका बिजनेस चल रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले चैनहान ने कॉल करके सब कुछ बंद कर दिया। जियान रियलाइज करता है कि चैनहान अभी भी उसके प्लान्स को बिगाड़ने की पावर रखता है। शिव बोलती है हमें समझ नहीं आ रहा है कि चैनहान इतने गुस्से में क्यों है। जियान कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी होगा। फिर बोलता है 1 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो घर का काम शुरू करने के लिए। शिव इम्प्रेस्ड है कि क्राइसिस के बीच भी जियान इतना काम है। बिना ही हाई एयरपोर्ट चैनहान अपनी वाइफ के लिए पपी की तरह वेट कर रहा है, ये सोच कर के फ्लेटर करने से वो मान जाएगी। उसकी वाइफ आती है और चैनहान फुलिशली बोलता है आई एम ग्लैड तुम वापस आई हो, लेकिन वो गुस्से में बोलती है हाँ तुम तो बड़े बोल हो। स्केर्ड चैनहान बोलता है मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो उसे मार देती है और बोलती है पहले मेरे जूतों को एक्सप्लेन करो। वाइफ उसके सर पर एक कीक मारती है और चैनान धरती पर गिर जाता है बकेट के साथ। एयरपोर्ट पर सब शॉक्ड हैं और कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। वाइफ बोलती है चलो घर चलो, और चैनहान साइलेंटली रिवेंज की कसम खाता है। सीन कैफे में शिफ्ट होता है जहां यूरो हीरोइन बोलती है तुमने सही गेस किया, मेरे भाई ने आज की रात के प्लान कैंसिल कर दिए। जियान बोलता है मुझे पता था वो बिजी मैन है। वो दोनों का ऑर्डर करता है और यूरो इम्प्रेस होती है कि जियान उसके फेवरेट डिशेस जानता है। जियान कैजुअली बोलता है मुझे लोगों को समझाने की टैलेंट है, लेकिन ट्रुथ ये है कि उसने उसके भाई की मेमोरीज चुरा ली थी। यूरो बोलती है मैं इम्प्रेस हूँ, वैसे तुम्हारे और मेरे भाई की मुलाकात कैसे हुई। डिनर रोमांटिक बन जाता है, तभी कोई उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। शाम के एंड में यूरो बोलती है ये एक वंडरफुल इवनिंग थी। जियान स्माइल करते हुए उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है और बोलता है चलो तुम्हें मेरे बिल्ली के कुछ स्पेशल ट्रिक्स दिखाता हूँ। यूरो बोलती है कि वो इस बात को किसी और दिन देखेगी, और जियान उसे अपने घर तक छोड़ने की ऑफर करता है। बाहर थोड़ा ठंडा और क्रीपी लग रहा होता है, लेकिन जियान उसे भरोसा दिलाता है कि कोई टेंशन नहीं है, वो वहाँ है। तभी फिफ्थ जनरेशन गैंगस्टर्स उनके सामने जाते हैं। यूरो डर से जियान के बाहों में गिर जाती है और जियान उन गैंगस्टर्स को इजीली हैंडल कर लेता है। उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग पोर्शन ली थी, इसलिए वो आसानी से उनको डॉज कर लेता है। एक ठग को किक मार के गिरा देता है और दूसरे को भी, बाकी सब भाग जाते हैं। यूरो थोड़े ठग्स के लिए भी थोड़ा सॉरी फील करती है, लेकिन जो बंदा उनके पीछे छुप कर देख रहा था वो जान जाता है कि जियान लाइफ स्वैप क्लब का मेंबर है। क्राउड गैदर हो जाता है और फाइट रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। जियान यूरो का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। वो दोनों एक टैक्सी देखते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। जियान ड्राइवर को यूरो के घर का एड्रेस देता है, लेकिन ड्राइवर गलत रास्ते पर जाने लगता है। ड्राइवर कहता है कि कार उसके कंट्रोल में नहीं है। जियान को शक होता है कि, और वो ड्राइवर को कहता है कि रुक जाओ, लेकिन ड्राइवर बोलता है कि वो बिल्कुल भी इनोसेंट है और अब तक शादी भी नहीं की। कुछ देर बाद वो एक स्ट्रेंज अपार्टमेंट हाउस के सामने रुकते हैं और ड्राइवर बोलता है कि लगता है वो आ गए हैं। जियान समझ जाता है कि ये लाइफ स्वैप क्लब का काम है। यूरो पूछती है कि क्या वो अंदर जाएंगे। जियान कहता है नहीं, लेकिन जब वो दोनों निकल रहे होते हैं कोई अंदर से मदद की आवाज़ देता है। जियान उसे इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन यूरो कहती है कि उन्हें किसी को हेल्प नहीं छोड़ना चाहिए। जियान समझाता है कि ये एक ऑब्वियस क्लिनिक है, लेकिन वो यूरो को रोक नहीं सकता। ब्लॉन्ड गाइड जो पहले से उनको देख रहा था सोचता है कि उन्होंने नए विक्टिम्स को ट्रैप में फंसा लिया है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं किसी की मदद की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों नीचे जाते हैं और एक डोर के सामने रुकते हैं।
जब वो डोर खोलते हैं दोनों शॉक में आ जाते हैं। एक लड़की चेन में बंधी हुई होती है और कुछ और लोग ग्राउंड पर गिरकर मदद की गुहार कर रहे होते हैं। यूरो उनकी तरफ बढ़ती है और बोलती है, हम इसे बिना की के खोल नहीं सकते। तभी उनके फोन में सिग्नल नहीं मिलता और अचानक कुछ वॉल्व्स उनके सामने आ जाते हैं। 3 वुल्व्स उन्हें गुस्से होकर घूर रहे होते हैं, लेकिन जियान अपने बेयर हैंड से उन्हें मार डालता है। वुल्व्स के पास उसके आगे जीतने का चांस नहीं होता। जियान पूछता है कि क्या ये पूरा प्लान था। बस उतनी देर में यूरो उस बैग में एक निडल से छुपकर मार देती है। ब्लॉन्ड गाय अंदर आता है और जियान से कहता है, अच्छा आइडिया था, कहता है और बोला, चलो बात करते हैं। लेकिन वो बंदा कहता है, तुम समझते हो कि तुम नेगोशिएट करने की पोजीशन में हो। वो बंदा बताता है, अगला महीना लाइफ पॉइंट कंपटीशन है। उस वक्त हर किसी को पॉइंट्स दुनिया के किसी भी कोने से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हम नए मेंबर्स को टारगेट बनाया जाता है ताकि पॉइंट्स चुरा सकें। जियान एक और नीडल डॉस करता है और पूछता है, ये नीडल्स है क्या जो तुम लोगों का बॉडी कंट्रोल करते हो। बंदा जवाब देता है, तुमने डॉस कर दिया, लेकिन तुम्हारा दोस्त उतना लकी नहीं था। फिर यूरो जो लिक्विड पी रही होती है, वो आंखों से लिक्विड गिरने लगता है। वो गाय पूछता है कि क्या जियान सर्वेंट बनना चाहता है या देखता रहना चाहता है या फिर मरना चाहता है। जियान बिना डर के उसकी तरफ भागता है। वो गाय एक बराज ऑफ नीडल्स भेजता है, लेकिन जियान सबको डॉस कर लेता है। वो गाय सोचता है कि जो लड़का सिर्फ एक मिशन कंप्लीट किया है, उसकी इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। फिर जियान उसे एक सॉलिड स्लैब देता है, उसका गले से पकड़ लेता है और एंटीडोट मांगता है। गाय बताता है कि वो बस एफ्रोडिसाइक था, इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। बेचारी लड़की जमीन पर गिरती है, उसका नाम लेती है और कह रही है कि उसे गर्मी महसूस हो रही है। गाय बोलता है कि वो सच में एक एक्सोटिक ब्यूटी है, लेकिन जियान जमीन से एक मेंटल बार उठाता है, उसके हाथ पे मार देता है और एंटीडोट मांगता है। गाय डर से कहता है कि वो एंटीडोट दे देगा। जियान जल्दी से एंटीडोट लेके उस लड़की को दे देता है। गाय को समझ नहीं आता कि ये बेकार लड़का स्ट्रेंथ के लिए पॉइंट्स क्यों ट्रेड कर रहा है, जबकि ज्यादातर लोग लग्जरी के लिए सब कुछ ट्रेड करते हैं। ये बिगनर को बेहुदा बनाना का एक तरीका है। जियान फिर यूरो को उठाता है, जो पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो गिरी हुई थी। लड़की के लिए बदला लेने का वक्त आ गया था। जियान कहता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, जबकि वो गाय मदद के लिए काफ़ी डिसपेरेट हो जाता है। जियान कहता है कि अब उसे खुद हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही वो चलते हैं, उन्हें सुनाई देता है कि लड़कियां उस गाय के साथ कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। थोड़ी देर बाद यूरो घर वापस आती है, अपने भाई को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो इतना पीट गया था। जियान कहता है कि इतनी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। यूरो को लगता है कि वो शायद चीटिंग की वजह से मारा गया है। चैनन गुस्सा होकर चिल्लाता है कि सब कुछ उस स्काउंड्रेल की वजह से हुआ है और कहता है कि जियान को जानना चाहिए। जियान कहता है कि ऐसे अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करते और उस वक्त यूरो अपने नए बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती है। चैन हान बिल्कुल डिफीटेड होकर कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी क्रूएल हो सकती है। दोनों चलते हैं और वो बेचारा वहां लाश की तरह पड़ा रहता है, कुछ भी करने के लायक नहीं। वो शब्द से बदला लेने का कसम खाता है। 3 दिन बाद हुगजियो उसे बताता है कि चैन हान की कंपनी ने उनके नेगोशिएशन चैनल्स बंद कर दिए हैं और अब वो सेल्स नहीं कर सकते हैं। वो वार्निंग देती है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो कंपनी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। जेडियन पूछता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर चैन हान चाहे तो वो उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो और डिटेल मांगता है और वो बताती है कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं हैं
पैसे भी नहीं है और नए क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और ऊपर से बैंक उसने जो उन्होंने उधार लिया था वापस मांग रहा है। तभी जियाओयान के सिस्टम में एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि लाइव पॉइंट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। जियाओयान कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वो सोचता है कि ये सब कैसे हैंडल करेगा। सिस्टम समझाता है कि अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके क्लब पॉइंट्स को सीजन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एक क्लब पॉइंट का मतलब होता है कि 100 सीजन पॉइंट्स, और 2 लाख कैश लेने के लिए 100 सीजन पॉइंट्स चाहिए। जियाओयान के पास अब 500 सीजन पॉइंट्स हो गए हैं। इस सीजन में लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इस स्पेशल सीजन में पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली या ग्रुप में कंप्लीट कर सकते हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जियाओयान समझाता है कि ये सिस्टम बिगनर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है, जिसमें उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के अंडर अपने आप को लो लेवल पे रखना पड़ता है। अगर वो अकेला रहेगा तो सब उसे टारगेट करेंगे। ये सब बताने के बाद वो सोचता है कि अपने इनेमीज को नीचे गिराने की एक ही तरीका है, वो अपने पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाएं। जियाओयान सोचता है कि ऐसे किसी के लिए जो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है ये अच्छा मौका हो सकता है। फिर वो कहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर एक्सेप्ट करेगा। वो करंट रैंकिंग चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 16 प्लेयर्स का नाम लिस्ट है। उसे समझ में आता है कि पहले उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि वो उनके रैंकिंग देख सके। फिर एक लड़की उसे पूछती है कि क्या वो अभ्यास ड्रैगन क्रिएट करने के मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। जियाओयान को पता है कि अभी कोई भी ग्रुप उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पॉइंट्स नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा और होप करता है कि वो इस ट्रांसमाइग्रेशन से ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। तुरंत वो क्लब के हेल में पूछता है। एक गाय जो सिगरेट पी रहा होता है वो उसके पास आता है और एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जियाओयान मना कर देता है। गाय कहता है कि उसे चलना चाहिए क्योंकि सियो ने उसे नेगोशिएशन के लिए रिकमेंड किया है। जियाओयान पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या ये गाय भी करंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। गाय एक्सप्लेन करता है कि वो 20 साल से क्लब में है और सिर्फ इस जनरेशन के लोग ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जियाओयान कहता है कि अगर वो 20 साल से क्लब में है तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए। गाय कहता है कि ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि अगर वो जल्दी बॉडी स्वाइप नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी सारी बेट्स लगा चुका है। जियाओयान एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस गाय के पास काफ़ी पॉइंट्स होने चाहिए। जियाओयान पूछता है कि गाय ने उसे क्यों चॉइस किया और गाय कहता है कि शिव ने बोला था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। आधे घंटे बाद गाय शॉक्ड होता है कि जियाओयान ने कॉन्ट्रैक्ट में एक पूरी नॉवेल लिख डाली। गाय इम्प्रेस्ड होता है कि आजकल लोग कितने कॉन्शियस होते हैं। गाय के लाइफ का मिशन है पुलिस की मदद करना और जियान गैंग को मार गिराना ताकि उसके भाई अच्छी जिंदगी जी सके। लगता है कि ये एक अंडरकवर कॉप है और जियाओयान सोचता है कि कम से कम उसकी लाइफ एक्साइटिंग होगी। फिर ट्रांसमाइग्रेशन शुरू होती है 20 साल पहले सी ऑफ लिन के एक पुराने एरिया में। असल में जियाओयान जैनिन के मेमोरीज रिसीव करता है। लाओ जैनिन ने आउटस्कर्ट्स में पला बड़ा और हार्ड स्टडी करके पुलिसमैन बन गया था जो कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। लगता है कि एक मेजर ऑपरेशन हो रहा और एक आदमी वो गोंगफिंग प्लान कर रहा है कि लाओ जैनिन को मिशन कंप्लीट होते ही मार दे। इस मिशन में लाओ जैनिन को दोनों साइड्स का ट्रस्ट जीतना होगा, अपना सबऑर्डिनेट्स की लाइफ अच्छी करनी होगी। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि जियान आ गया है। जैसे ही वो आदमी आता है लाओ जैनिन कहता है कि उनसे मिलके खुशी हुई। जियान कहता है कि उसे मिलके खुशी हुई और एक्सप्लेन करता है कि वो अब तक छुप रहा था। लाओ जैनिन फिर पूछता है कि क्या वक्त आ गया है मूव करने का। जियान कहता है कि हाँ अब वक्त आ गया है।
किसी को सबक सिखाने का। वो एक पिक्चर दिखाता है जिसमें शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और कहता है कि वो कम से कम कुछ बिलियन की रॉट रखती है। लाउ जेनिन सोचता है कि क्या वो उस लड़की को किडनैप करने वाला है, जबकि वो जानता है कि ये पागल आदमी कुछ क्रेजी करने वाला है। जियान कहता है कि हाँ, लेकिन जैन वो लड़की को किडनैप करेगा। अब लव जेनिन को ट्रबल हो गया है और क्योंकि ये क्लियरली एक लॉयल्टी टेस्ट है। जैन पूछता है कि अगर वो डर रहा है। लव जेनिन जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ब्रदर्स है और दर्द करने की कोई वजह नहीं है। वो उन्हें एज्योर करता है कि वो सब हैंडल करेंगे। जियान उठकर कहता है वो जानता था कि ऐसा ही रियलेबल इंसान अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो एक आदमी डुओ से बात करे जो उसकी मदद करेगा। डुओ अपना इंट्रोडक्शन देता है और जियान कहता है कि फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि डुओ सिर्फ एक स्पाई है जो उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा। सीन शिफ्ट होता है एक गोल्डन टाइगर क्लब में। जियान गोन्स के साथ वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्वान लॉन्ग कहाँ है। तुरंत कोई आके कहता है कि वो उन्हें बुला लेगा। क्वान लॉन्ग कहता है कि वो जो किसी ज़रूरत के काम में है और डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, लेकिन जियान दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। क्वान लॉन्ग कुछ मज़ेदार कर रहा होता है और पूछता है अगर इंट्रूडर मरना चाहता है। जियान कमेंट करता है कि क्वान लॉन्ग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगता है। क्वान लॉन्ग जल्दी से सॉरी कहता है और कहता है कि वो इन्फ्लुएंशियल है लेकिन ब्रदर लव जैसे पावरफुल नहीं है। दोनों दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन क्वान लॉन्ग पहले प्रोटोगनिस्ट के लिए काम करता था और जानता है कि अब वो मुश्किल में है, इसलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। जियान फिर कहता है कि वो अपने पार्टनर से जो पैसा लेना था वो लेने आया है सिर्फ। क्वान लॉन्ग आर्ग्यू करता है कि अब जो पार्टनर गया तो वो उस डेप्थ की जिम्मेदार नहीं है। जियान सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या वो सच में पैसा देना नहीं चाहता। क्वान लॉन्ग टेबल ठोकता है और पूछता है कि वो किस हक से बार में आके पैसा डिमांड कर रहा है। उसी वक्त उसके गुंस आ जाते हैं और बॉस से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। क्वान लॉन्ग कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 लोग भेजे हैं, इसलिए वो उनको कुछ नहीं समझता। वो टेबल फ्लिप करके सब से मारपीट शुरू कर देते हैं। गुंस में से एक जो ग्लुक रखता है क्वान लॉन्ग को चुप रहने को कहता है। ऑफ कोर्स इनेमिस के पास भी गन्स होती है और शूट आउट शुरू हो जाती है। जियान मैट्रिक्स की तरह बुलेट्स को डॉस करते हुए कई गुंस को मार डालता है। चाहे गुंस बेकार हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वान लॉन्ग का फ़ोन उठाता है और पैसे रिकवर करने की प्लान बनाता है। जियान बॉस को बताता है कि किडनैपिंग का मिशन दिया था कि क्या हो रहा है। बॉस पूछता है अगर वो शिव को जानता है, क्योंकि उन्हें उसकी बेटी को किडनैप करना है। बॉस कहता है कि ये क्रेजी है, लेकिन जियान समझाता है कि ये लॉयल्टी टेस्ट का पार्ट है जो जियान ने दिया है। बॉस पूछता है कि क्या ऑपरेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम है। जियान कहता है कि वो क्यों नहीं चिंता कर रहा है, लेकिन क्योंकि किडनैपिंग में उन्हें या उनके सबऑर्डिनेट्स को मार भी सकते हैं। बॉस कहता है कि उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली मुस्ताक वाला आदमी उसे प्लॉटिंग कर रहा होता है और जियान समझ जाता है कि वो कोई बड़ा प्लॉट बना रहा है। 3 दिन बाद वो बेटी के कार के पास इंतज़ार कर रहा होता है। ड्यू जो स्पाइक के तरह काम कर रहा होता है, वो कहता है कि इसका प्लान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जियान कहता है कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो वो बस बैठ के देखे। ड्यू को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अच्छी खबर का इंतज़ार करेगा। कार में ड्राइवर मिशू से कहता है कि वो नेचुरल रखने की कोशिश करे और कोई वीकनेस से दिखाए। वो जो खूबसूरत लड़की होती है कहती है कि अगर एक्टिंग करनी है तो वो एक ज़बरदस्त शो करेगी। ड्राइवर उसे एज्योर करता है कि किडनैपर्स के लिए वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, लेकिन वो कहती है कि ड्राइवर ज़्यादा बातें करता है। तभी अचानक एक पेड़ कार के सामने गिरता है। ड्राइवर उतरता है और सबको कहता है कि ये ड्रामा नेचुरल लगना चाहिए। जियान उन्हें कहता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और वो कंफ्यूज होते हैं।
जियाओयान कहता है कि वो बस एक मजाक कर रहा था और क्वेश्चन नहीं पूछने को कहता है। फिर वो फेक किडनैपिंग को एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बदल देता है। इसी वक्त जियाओयान बॉस को एक मैसेज भेजता है, कहता है कि उन्हें इस मुस्ताक वाले आदमी से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पहले तो ये डबल एजेंट होने की कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आदमी सबसे बड़ा गैंगस्टर था जो हमारे प्रोटोगेनिस्ट ने कभी देखा था, हमेशा मुसीबत में रहता था। तो प्रोटोगेनिस्ट कार के पास जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक जेंटल किडनैपर है और लड़की को काम कहता है कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे पता है कि उसका असली नाम जैनजुन है और वो ग्यानफेंग के लिए काम कर रहा है। उसने डील करने का प्लान बनाया है और कहता है कि बेहतर होगा कि वो चुप रहे। प्रोटोगेनिस्ट को जानकर अच्छा लगता है कि उस लड़की के पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो इंटरेस्टेड हो जाता है। लड़की कहती है कि उसे कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसका असली आइडेंटिटी एज अ डबल एजेंट एक्सपोज कर देगी। प्रोटोगेनिस्ट थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ये पता है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना मुश्किल होगा। वो अपने गूंज को कहता है कि इस पागल लड़की को गैग कर दो ताकि वो अपना काम कर सके। लड़की को पता है कि प्रोटोगेनिस्ट सिर्फ एक पाउन है जो उन दोनों लोगों के हाथ का खेल है, लेकिन ये भी सच है कि क्योंकि वो पाउन है इसलिए उसका वैल्यू अभी तक है। तभी उनके गूंज जो पहले जख्मों से गिर गए थे उठना शुरू कर देते हैं। फिर एक आइसोलेटेड कैबिन में लड़की कहती है कि वो प्रोटोगेनिस्ट से बात करना चाहती है। वो पूछती है कि क्या प्रोटोगेनिस्ट को पता है कि कोई भी डबल एजेंट से जो युग्स और गोंगफेंग के लिए काम कर रहा था उसका मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। लड़की कहती है कि वो सिर्फ प्रोटोगेनिस्ट को सरवाइव करने में मदद नहीं करेगी बल्कि उसे काफ़ी अच्छी पोजीशन भी दिलवा सकती है। प्रोटोगेनिस्ट थोड़ा डाउटफुल हो जाता है और पूछता है कि ये लड़की अपने आप को किस पोजीशन में समझ आ रही है। वो कहती है कि वो हॉकी को मारने का प्लान कर रही है, जो शायद उसके फादर हैं या शायद शहर के रिचेस्ट मैन हैं। प्रोटोगेनिस्ट थोड़ा घबराता है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है जिसमें वो तीनों को एक साथ मार सकता है। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि वो इस कॉपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। पहला सवाल, अगर वो हॉकी की बेटी है तो उसे अपने फादर को क्यों मारना चाहती है। लड़की बताती है कि उसके फादर ने अपनी माँ और फैमिली को मार दिया था और वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ये सब जान पाई। प्रोटोगेनिस्ट फिर पूछता है कि अगर वो हॉकी के बारे में ये सब जानती है तो उसे डर नहीं लगता। लड़की कहती है कि उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट उन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि शायद ये लड़की क्लब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं है और इस सीज़न में पॉइंट्स विजिबल होने चाहिए। लड़की कहती है कि वो सब कुछ समझा देगी, बस प्रोटोगेनिस्ट तैयार हो जाए। फिर सीन टाइम स्किप होता है। बाद में प्रोटोगेनिस्ट का फ्रेंड पूछता है कि अगला प्लान क्या है। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि ये बहुत ऑब्वियस है, उन्हें हॉकी के फादर से मिलना है। डियो कहता है कि किडनैपिंग अभी बहुत रिसेंट है तो उसने पैसा लेना मुश्किल होगा। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि अगर वो पैसा लेने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या वो डर रहे हैं। डियो कहता है कि उसे डर नहीं लगता, ये चीजें उसे नहीं डराती। सीन शिफ्ट होता है हॉकी के मेंशन में, जहां लगता है कि प्रोटोगेनिस्ट और उसका बॉस मिलके जियाओयान को एलिमिनेट करने चाहते हैं। दो गूंस आते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी के दो दोस्त उनसे मिलने आए हैं। हॉकी थोड़ा सस्पिशियस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लोग अंडरकवर एजेंट्स हैं जो जियाओयान के लिए काम करते हैं। जैसे ही गुन्स अंदर आते हैं, हॉकी कहता है कि उसे याद नहीं कि उसकी बेटी के लिए कोई दोस्त है। प्रोटोगेनिस्ट अपना नाम जियान जून बताता है और कहता है कि वो पैसे लेने आए हैं क्योंकि उसकी बेटी कुछ पैसे उधार है। हॉकी पूछता है कि कितना पैसा है। प्रोटोगेनिस्ट कहता है बस 20 बिलियन। ये सुन के हॉकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। प्रोटोगेनिस्ट को लगा था कि ये पैसा का डिमांड काफ़ी कम होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि वो थोड़ा जीनियस
है और 5 घंटे में 20 बिलियन ट्रांसफ़र करने का टाइम देगा। अली कहता है कि 20 मिलियन को 5 घंटे में ट्रांसफ़र करना इम्पॉसिबल है। फिर प्रोटोगनिस्ट 15 बिलियन कैश और 5 बिलियन ट्रांसफ़र में रखने का ऑफर देता है ताकि उसके फादर को मोटिवेट किया जा सके। वो सजेस्ट करता है कि वो अपनी डॉटर से बात करे। 3 मिनट बाद हॉकी अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि 20 मिलियन को डायरेक्ट प्रोटोगनिस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही पुराना आदमी लगता है, प्रोटोगनिस्ट डियो को कहता है कि वो उसे आंखों से नज़र रखे ताकि कोई फनी बिजनेस ना हो। फादर और प्रोटोगनिस्ट अकेला हो जाते हैं तो फादर पूछता है कि ये प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ। प्रोटोगनिस्ट फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो जैन जुन है जो उसकी जान बचाने आया है। 15 बिलियन एक्स्ट्रा पैसा उसकी जान बचाने का दाम है। फादर कंफ्यूज होता है और पूछता है कि ये सब क्या है। प्रोटोगनिस्ट उसके सारी क्राइम्स और लोगों को मारने के बारे में बताता है जो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किया है। फादर पूछता है कि प्रोटोगनिस्ट को ये सब कैसे पता चला, तो प्रोटोगनिस्ट कहता है कि वो जानता है कि शाओ के जो वांग फेंग के साथ मिलके उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है इस पूरी डील के बाद। लेकिन अगर 15 बिलियन का पैसा अकाउंट में नहीं आता तो वो सिटी से गायब हो जाएगा। फादर को लगता है कि ये सब वैंग फेंग का सेटअप है क्योंकि वो ही सब कुछ जानता है। आइसोलेटेड कैबिन में प्रोटोगनिस्ट कहता है कि लड़की को छोड़ दो। तभी डियोसेन को बताता है कि ऑपरेशन सफल रहा। डसेन आता है और प्रोटोगनिस्ट को कहता है कि अब टाइम आ गया है उसको उसके ऑनर्स देने का क्योंकि वो काफ़ी खुश है उसके काम से। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि उसे सच में इज्जत मिलेगी, लेकिन वो अपने असली लाइफ के बारे में सोचने लगता है जो उसके कंपनी के क्राइसिस में है। वो याद करता है कि सेक्रेटरी स्यू ने उनको कितनी मुश्किलें बताई थी नेगोशिएशन के दौरान। फिर वो सोचता है कि शायद वो 20 साल बाद के लिए कोई प्लान बना सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जोसेन के घर में जहां वो प्रोटोगनिस्ट की तारीफ करता है, कहता है कि उसने बिना किसी प्रॉब्लम की काम किया। प्रोटोगनिस्ट हम्बली कहता है कि कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बस बंधा था और काम देख रहा था। जोसेन फिर कहता है कि उसने लड़की के फादर से एक्स्ट्रा 15 बिलियन लिए और वो पैसा प्रोटोगनिस्ट के लिए रखे थे और ये किडनैपिंग सिर्फ एक टेस्ट था। उसका असली प्लान पूरे शहर को अपने कंट्रोल में करना है। प्रोटोगनिस्ट पूछता है कि 20 मिलियन का टेक्स्ट कैसा हो सकता है। जब ये शुरुआत थी, जोसेन थोड़ा सॉरी कहता है लेकिन कहता है ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, बस ये ज़रूरी है कि उसके दोस्तों को उनका हिस्सा मिले। जोसेन एक टॉस्ट करता है और कहता है कि 6 दिन बाद मिलते हैं डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। आज तो बस किडनैपिंग के सफलता का सेलिब्रेशन है। कुछ वक्त बाद प्रोटोगनिस्ट सारा इन्फॉर्मेशन ऐश को देता है जो कहता है कि वो केयरफुल रहे और इंश्योर करता है कि कोई भी उसके बारे में ना जाने। लेकिन ऐश के दिमाग में भी ये चल रहा है कि जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो प्रोटोगनिस्ट को ख़त्म कर देगा। वही जियाओयन अपने प्लानिंग में है और सोचता है कि हॉकी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसी वक्त एक हेंचमैन प्रोटोगनिस्ट को बताता है कि जो लोग उसने रिक्रूट किए थे वो सब हो गया है। प्रोटोगनिस्ट उनको कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि बाकी का पैसा सेव कर लो ताकि उन्हें ज़िंदगी भर ये सब ना करना पड़े। तब प्रोटोगनिस्ट सोचता है कि वो अपनी सक्सेस को कैसे इंश्योर करेगा 20 साल बाद। और फिर अचानक उसे याद आता है कि एक ऐसा बंदा जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट हो सकता है। क्या वो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से मिलने गया था उसके बनने से पहले? लगता है ऑथर ने अपने लिखने के दिन को थोड़ा हट के बनाया है। हमारे हीरो ने मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक बनाने का सजेशन दिया और फिर लिजार्ड, जो काफ़ी अजीब लग रहा है, ने इंटरेस्ट दिखाया। हमारे हीरो ने उसे कई टिप्स और फ्यूचर इंसाइट दिए और जुकरबर्ग ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन हीरो ने कहा कि 20 साल बाद जियाओयान को थैंक यू कहना। हीरो ने जुकरबर्ग को मेटावर्स के बारे में वार्निंग दी कि उसमें ना घुसे वरना वो बहुत पैसा खो देगा। ये प्लॉट ट्विस्ट तो बिल्कुल ही अलग था, कोई समझ नहीं पा रहा है। फिर
हीरो एक और इंटरप्रेन्योर से मिलता है जो स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और नोकिया को बीट करना चाहता था, लेकिन हीरो ने उसे टिप्स दिए कि और कहा कि वो क्या होने वाला है फ्यूचर में। फिर हीरो स्टीव जॉब्स से मिलता है, उसे उसकी बीमारी के बारे में वार्न करता है और कहता है कि तैयार हो जाओ। और हीरो ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाले से भी बात की। लगता है उसका दिन 89 घंटे का था इतनी सारी लोगों से मिलके, और फिर सब कुछ और क्रेजी हो जाता जब जियाओयान अपना प्लान बताता है। एक $200 मिलियन का काऊ मेडल चुराना और फिर वो रिच गाय की बेटी को किडनैप करना। ये ट्विस्ट और भी कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि पहले तो लग रहा था कि वो बेटी वापस आ गई थी। अब हीरो को लग रहा है कि सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि पूरा शहर जानता है कि किडनैप हुआ है। लेकिन जियाओयान कह रहा है कि टेंशन मत ले, जब प्लान सक्सेसफुल होगा तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही है अनएक्सपेक्टेड है। लगता है कि किसी ने थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेजी लिख दिया।